तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक चल रहा था आरसीसी स्ट्रक्चर का, उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे छूट गए थे उन पॉइंट के बारे में हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी हम लोगों ने सीमेंट के यहाँ पे ग्रेड पढ़े हुए थे। हम लोगों ने सीमेंट के ग्रेड पढ़े हुए थे। सीमेंट के कौन कौन से ग्रेड पढ़े हुए थे तुरंत चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक, हम लोगों ने सीमेंट के ग्रेड पढ़े हुए थे। ओपीसी सीमेंट के कौन कौन से पढ़े हुए थे? एक तो पढ़ा हुआ था, चलो सबसे पहले मैं हेडिंग यहां पे डाल देता हूं, ग्रेड ऑफ सीमेंट। ग्रेड ऑफ सीमेंट। ठीक, हम लोगों ने ओपीसी सीमेंट के कुछ ग्रेड पढ़े हुए थे। कौन कौन से ग्रेड पढ़े हुए थे? ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। ओके, इसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा कि इनकी जब हम लोग स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, कितने दिनों में? 28 डेज में। ठीक, तो 28 डेज में हम लोगों ने ऐसा माना कि इनकी जो स्ट्रेंथ मिल जा रही है वो बिल्कुल 100% हमें मिल जा रही है। कितनी मिल जा रही है? 100% मिल जा रही है। हम लोगों ने इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, सीमेंट की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एक क्यूब बनाया हुआ था। उस क्यूब का साइज क्या था? हमने यहाँ पे जो क्यूब बनाया उस क्यूब का जो साइज था वो उसकी एक भुजा थी 7.05 सेंटीमीटर। ओके, मैं एक भुजा की माप बता रहा हूं। यदि इसी प्रकार से आप लोग इसकी सभी साइड लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे क्यूब, तो कितना हो जाएगा? 7.05 इंटू 7.05 इंटू 7.05। ये मैंने किसी क्यूब की तीनों भुजाओं की माप लिख दी है। डायमेंशन किसमें है? ध्यान दीजिएगा, सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में है। ओके, नेक्स्ट, फिर जो हमारा बीआईएस है, बीआईएस ने इस सीमेंट को अलग प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है। बीआईएस ने इसी सीमेंट को अलग प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक, किस प्रकार से क्लासिफाई किया हुआ है देख लीजिए। बीआईएस का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? बीआईएस का फुल फॉर्म तुरंत चैट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन कीजिए कि बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बीआईएस हैज फर्दर क्लासिफाइड cement into following types depending on the 28 days compressive strength। ठीक, तो हम लोगों ने देखो यहाँ पे जो सबसे पहले सीमेंट को यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रेड में। कौन कौन सा? ओपीसी 33, ओपीसी 43 एंड ओपीसी 53। हम लोगों ने ये देखा कि 28 डेज में इसकी जो स्ट्रेंथ आ जाती है 100% आ जाती है। 28 डेज में इसकी जो स्ट्रेंथ आ जाती है वो कितनी आ जाती है? 100% आ जाती है। ओके, यहीं पे हम लोगों ने इसकी क्यूब की बात कर ली। इसके क्यूब की बात कर ली कि इसको चेक करने के लिए, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग किस साइज के क्यूब का प्रयोग करते हैं। वहीं पे फिर मैंने बताया आप लोगों को जो बीआईएस है, बीआईएस का मतलब है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी भारतीय मानक ब्यूरो। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मतलब भारतीय मानक ब्यूरो ने इस सीमेंट को क्या किया हुआ है? 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से फिर से क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक, फिर इसे वर्गीकृत किया गया है।
किस किस टाइप में वर्गीकृत किया गया है देख लीजिए यहाँ पे। तो एक टेबल बना लीजिए, एक टेबल होगी यहाँ पे। यहां पे लिख लीजिए टाइप, इधर पे लिख लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक, वो भी किस में, एमपीए में। एमपीए, एमपी का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, मेगा पास्कल, ठीक। यदि लिखना हो तो वो भी लिख लो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, इसने कितने टाइप्स में यहाँ पे क्लासिफाई किया है, तो इसका पहला टाइप से ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड लास्ट इसका जी। ओके, लास्ट है जी। इसने इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कुछ इस प्रकार से बताई है। क्या क्या बताई है, तो सबसे पहले ए टाइप्स की देख लो। जो ए टाइप्स होगा इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इसने बताई 32.5 से 37.5, यानी यहां पे उसने इंटरवल रखा 5 का। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे 32.5 से 37.5। नेक्स्ट यहाँ पे होगा जो बी टाइप है, बी टाइप की उन्होंने बताई 37.5 से, सब में 5 का ही इंटरवल है, 37.5 से 42.5। नेक्स्ट 42.5 से 47.5। नेक्स्ट 47.5 से 52.5। नेक्स्ट 52.5 से 57.5। यानी सभी में देख रहे होंगे आप लोग कि सब में कितने का इंटरवल आ रहा है, सिर्फ ओनली 5 का ही यहाँ पे इंटरवल आ रहा है। नेक्स्ट 57.5 से कितना हो जाएगा, 62.5। और जो हमारा जी टाइप है, जी टाइप को उन्होंने बताया कि 62.5 से 62.5 से 67.5। यानी कितने टाइप्स में डिवाइड किया है यहाँ पे, यहाँ पर उन्होंने डिवाइड किया हुआ है ए से लेकर जी तक। यानी ए से लेकर जी तक कितने टाइप्स हो गए, ये टाइप्स यहाँ पे काउंट कीजिए, कितने टाइप्स हो गए इसके, कितने टाइप्स हो गए, 7। ओके, तो इन्होंने 7 टाइप्स में इसे क्या किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। यानी यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू बीआईएस, अकॉर्डिंग टू बीआईएस क्लासिफाइड ऑफ सीमेंट, ठीक, यानी बीआईएस के अनुसार सीमेंट को वर्गीकृत कीजिए, तो आप लोग क्या बताएंगे कि बीआईएस के अनुसार सीमेंट को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 7 भाग हैं, तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, टाइप एफ एंड टाइप जी। सबकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सिर्फ हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले की याद रखनी है कि फर्स्ट की कितनी होगी, टाइप ए पे 32.5, देन सब में 5 का इंटरवल आ रहा है, मतलब सभी में यहाँ पे 5 का ही अंतर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिए। एक चीज जरा आप लोग ये बताइए कि जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, ओके, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट की, इसकी बात कर रहे हैं कंक्रीट बनाने की। हेडिंग डाल लो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। ओके, जब हम लोग यहाँ पे कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट बनाते समय हम लोग किस पानी का प्रयोग करेंगे, हम लोग वहां पे किस पानी का प्रयोग करेंगे, उस वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी हो। ओके, पीने वाले पानी की यूज करेंगे, मींस जो वहां पे हमारा ड्रिंकिंग वाटर होगा हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यूज करेंगे, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए। तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे लिख लो कि जो हमें वाटर यहाँ पे यूज करना है, ठीक, उस वाटर में, ठीक, वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पे आई एस 456/2000, इस आईएस कोड के अनुसार उस पानी में जो वहां पे क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टी का कितना कितना होना चाहिए, तो वो चीज यहाँ पे लिख लो। ठीक, तो फिर यहाँ पे टेबल बना लो। इसमें लिख लेना यहाँ पे फर्स्ट वाले में इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी यहां पे लिख लो परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट का मतलब होता है कितनी मात्रा तक तुम्हें क्या है, अनुज्ञेय है, मतलब परमिशन कितने की है, अनुमत कितना है। परमिसिबल का मतलब होता है कि कितने तक की इम्प्योरिटी की तुम्हें परमिशन है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखो, फर्स्ट पॉइंट को उधर ना लिख के इधर लिख लो, जो हमारा पीएच वैल्यू होना चाहिए, तो पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6.5 से 8.5 तक। ठीक, हम लोग जब कंक्रीट बनाएंगे तो कंक्रीट जिस पानी की बनाएंगे उस पानी की पीएच वैल्यू कितने रेंज तक होनी चाहिए, 6.5 से लेकर के 6.5 से लेकर करके 8.5 तक। ओके, नेक्स्ट, और जी जैसे हमारा ऑर्गेनिक है, ठीक, तो ऑर्गेनिक के लिए लिख लो, सबसे पहले लिखो यहाँ पे इम्प्योरिटी में ऑर्गेनिक, यदि उसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है, मीन्स ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यदि उसमें इम्प्योरिटीज हैं तो वो कितने तक परमिसिबल लिमिट होगी, उसकी वैल्यू लिख लो 200 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, वहीं पे ऑर्गेनिक के साथ कार्बनिक, ऑर्गेनिक के साथ यदि इनऑर्गेनिक है, मीन्स अकार्बनिक है, ऑर्गेनिक के साथ यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हैं उनकी मात्रा कितने तक हमें परमिसिबल है, वो लिख लो 3000 यानी 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, वहीं पे क्लोराइड, क्लोराइड लिखो, क्लोराइड, क्लोराइड के लिए हमें है 2000, 2000, ठीक, इसकी वैल्यू किसमें होगी, मिलीग्राम पर लीटर या पीपीएम, कहीं कहीं पे आप लोग देखोगे पीपीएम में लिखा हुआ। ठीक, तो पीपीएम का मतलब हमारा मिलीग्राम पर लीटर ही होता है, लिख लो यहाँ पे पीपीएम का मतलब क्या होगा, पीपीएम बराबर मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक, तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को ये वैल्यू बताई है 2000 पीपीएम, ये किसके लिए होगा, ये होगी वैल्यू पीसीसी के लिए।
पीसीसी, पीसीसी का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यदि हम लोग पीसीसी वर्क कर रहे हैं, पीसीसी वर्क में जो क्लोराइड यदि उसमें कंटेंट है, मतलब उस पानी के अंदर यदि क्लोराइड का कंटेंट है कितने तक, 2000 ppm तक, तब तो हमारे लिए परमिसिबल है। वहीं पे नेक्स्ट लिख लो सल्फेट, सल्फेट लिख लो, सल्फेट की वैल्यू कितने तक में परमिसिबल है, लिखो 400 टू 400, ठीक, एंड 500, 400 एंड 500, किसके लिए, आरसीसी के लिए, आरसीसी के लिए कितनी होगी, 400 और 500। वहीं पे यदि उसमें पानी में सस्पेंडेड सॉलिड है, क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है। देखो पानी में जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, पानी में अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, यानी कोई भी ये वाटर है, ध्यान दीजिएगा, ये मान लो एक ग्लास है, ठीक, इस ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, इस ग्लास में क्या है, वाटर है। इस वाटर में जो अशुद्धियां होगी, इंप्योरिटीज होंगी, यानी इंप्योरिटी होंगी, वो कितने टाइप्स की होंगी, टू टाइप्स की। कौन कौन से टू टाइप्स होंगे, एक फर्स्ट होगा, एक फर्स्ट हमारा होगा कौन सा, सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक, यानी सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, सस्पेंडेड, एंड सेकेंड होगा डिजॉल्व्ड, ठीक। सस्पेंडेड और डिजॉल्व्ड दोनों में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। पानी में हमारी जो अशुद्धियां होती हैं, ये तो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से होंगी, ये डिजॉल्व्ड सॉलिड की वजह से होंगी, या हो सकता है इन दोनों की वजह से हो, ठीक। तो सस्पेंडेड का मतलब क्या है, पानी के अंदर एक ऐसी अशुद्धि, पानी के अंदर एक ऐसी अशुद्धि जिसको हम लोग क्या कर सके, रिमूव कर सकें, जिसको हम लोग रिमूव कर सकें, उन प्रकार की अशुद्धियों को या उस प्रकार के सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड सॉलिड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए, मान लीजिए उस पानी के अंदर क्या है, मिट्टी के कुछ बड़े बड़े कण हैं, ठीक, उस पानी में क्या है, मिट्टी के कण हैं, ठीक। पानी, मिट्टी के कण की वजह से पानी कैसा दिख रहा है, पानी हमारा गंदा दिख रहा है, मिट्टी के पार्टिकल्स की वजह से पानी हमारा गंदा दिख रहा है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्पेंड, सस्पेंड मींस जिसको हम लोग रिमूव कर सकें। इसको हम लोग, हमारी बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, कोगुलेशन हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, ये आपके आगे वाला पार्ट है, ठीक। आगे पढ़ेंगे यानी फिफ्थ सेमेस्टर में कि इसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, सस्पेंडेड हुई। डिजॉल्व का मतलब क्या है, उसमें घुलनशील है, जिनको हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी में ऑक्सीजन, ठीक, पानी में क्या है, ऑक्सीजन है, या आयरन है, ठीक, या मैंगनीज है, ठीक, या जिंक है। यदि इस प्रकार से ये इसमें घुलनशील है तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बताया, पानी में जो अशुद्धियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक तो सस्पेंडेड, दूसरी डिजॉल्व, ठीक। सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि जिसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं साधारण से। यदि पानी में, जैसे मान लो पानी हमारा गंदा है, तो हम लोग देखते हैं कि पानी कहीं भर के रख दो तो थोड़ी देर में देखते होगे पानी में जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे उसमें क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। पानी में जैसे बालू के कण आते हैं, तो बालू का कण आप लोग देखे होंगे, एक ग्लास में भर के रख दोगे तो नीचे यहाँ पे आके तली पे इसके इकट्ठा हो जाएंगे। तो उसको हमने क्या कर दिया, सस्पेंडेड कर दिया। बाई चांस यदि ऐसे नहीं हो रहा तो हम लोगों ने उसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कर ली, मींस फिल्टर लगा के हमने कर दिया। बट डिजोल्व का मतलब क्या है कि उसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। पानी के अंदर तुम्हारा मैग्नीज प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, पानी कभी कभी देखा होगा लाल कलर का निकलता है, ठीक है, हल्का हल्का रेड कलर का निकलता है, या कभी कभी पीले कलर का निकलता है। तो वो सब हमारा किसकी वजह से होता है, ये सब डिजॉल्व्ड वहां पे जो इंप्योरिटीज हैं उनकी वजह से होता है, ओके। तो यहाँ पे यदि सस्पेंडेड सॉलिड है, ठीक, सस्पेंडेड सॉलिड की जो परमिसिबल लिमिट है वो लिमिट तुम्हारी कितनी है, वो लिख लो 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक, कितना लिख लोगे, 2000 मिलीग्राम पर लीटर।
बेटा सीमेंट एक अलग है, सीमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सीमेंट को उसमें घोल रहे हैं। बात हो रही है यहाँ पे पानी की इम्प्योरिटीज की, पानी में अशुद्धियों की। ठीक, बात हम लोग किस कर रहे हैं, पानी की अशुद्धियों की बात कर रहे हैं। यहां पे नेक्स्ट देखो, फिर बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ठीक, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ देख लो। टेंसाइल स्ट्रेंथ ठीक, टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसे हम लोग एफसीटी से इंडिकेट करते हैं। ठीक, एफसीटी बराबर होता है 0.7 रूट एफ सी के। अब शायद मेरे हिसाब से एफ सी के सभी लोग जानते होंगे कि एफ सी के क्या है। ओके, एफ सी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो यदि हमें क्वेश्चन में मान लो बाई चांस हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्या आता है कि M20 ग्रेड की कंक्रीट है, क्या है, M20 ग्रेड की कंक्रीट है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताइए M20 ग्रेड की कंक्रीट है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। ठीक, तो आप लोग तुरंत क्या करोगे, तुरंत यहां पर फॉर्मूला लगाओगे, एफ सी टी इक्वल टू 0.7 रूट एफ सी के। ठीक, हमें पता है कि जो ये 20 होता है, ये 20 ही हमारा एफ सी के होता है। यहां पे रख दो 0.7 रूट 20। ओके, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वही हमारी क्या जाएगी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी। यदि इसी प्रकार से यहां पे M25 ले लो। ठीक, तो M25 के केस में एफ सी के की वैल्यू कितनी हो गई, एफ सी के हो गया हमारा 25। एफ सी के कितना हो गया, 25 हो गया। जब एफ सी के 25 हो गया तो एफ सी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ सी टी की वैल्यू आ जाएगी 0.7 इंटू रूट 25। 25 रूट के अंदर से 5 बार निकल आएगा। ठीक, यानी 5 7 35 यानी 3.5। तो एफ सी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3.5। ओके, किस में आएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ओके, नेक्स्ट यहां पे पॉइंट लिखो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोगों को कुछ ये वर्ड सुना सुना सा लग रहा होगा। ठीक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ सुना सुना सा वर्ड लग रहा होगा। हम लोगों ने बात की थी ईएस की, याद करो, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में ईएस की बात की थी। ठीक, ये की ईएस क्या था, स्टील का, स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस था। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसी को हम लोगों ने यंग मॉडुलस भी बोला था। क्या बोला था, यंग मॉडुलस भी बोला था। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किसके लिए थी, ईएस की। ठीक, मतलब स्टील की वैल्यू थी, स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था या ईएस था, ईएस की वैल्यू कितनी थी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं ईसी की, ईसी। ठीक, मैंने यहाँ पे सफिक्स में सी लगाया है। सफिक्स में सी लगाने का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट।
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक, ये क्या होगा? तो इसके लिए देखो हमारे पास दो दो वैल्यू हैं। क्या दो दो वैल्यू हैं? एक ईसी की वैल्यू है 5700 यानी 5700 रूट एफ सी के। एक वैल्यू है ईसी की 5000 रूट एफ सी के। अब आप लोग सोचेंगे सर आपने यहाँ तो दो दो वैल्यू बता दी, हम लोग किस वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे, कौन सी वैल्यू यहाँ पे लेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा कुछ आता है तो आपसे वो क्वेश्चन में ये भी बताएगा कि किसके अनुसार से मतलब क्या, हम लोग जिस, अभी मैं आप लोगों से बोला हुआ था कि बेटा सभी लोग आईएस कोड 456 2000 ले लीजिए। ठीक, ये क्या है? ये हमारा एक आईएस कोड है जिसके बारे में या जिसके अंतर्गत हमें आरसीसी के बारे में जो भी मेन पॉइंट्स हैं या एजम्पशन हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं, वो भी एलएसएम मेथड के, लिमिट स्टेट मेथड के सभी एजम्पशन आरसीसी के लिए इसमें लिखे हुए हैं। बट इससे पहले एक और आईएस कोड आया था, वो आईएस कोड क्या था? आईएस 456 1978। ठीक, आईएस 456 1978। एक्चुअली में देखो आईएस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड को। आईएस का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आईएस का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक, वहीं पे 456 एक क्या नंबर है? 456 एक नंबर है। जो 1978 है ये इंडिकेट करता है ईयर को, ईयर को। मतलब जैसे आज, ठीक है, आज का टाइम देख लो, आज कितना है? 2022 चल रहा है, यही 2022 चल रहा है। मान लीजिए यही आईएस कोड, जो आईएस कोड 456 हम लोग पढ़ते हैं, आईएस कोड 456, इसी में कुछ क्या जाता है? रिवाइज हो जाता है, मतलब कुछ संशोधन हो जाता है। तो अब इसी कोड को हम लोग आगे जब जानेंगे किस नाम से जानेंगे? IS 456 2022 के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? IS 456 2022 के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि 1978 क्या ईयर है और 2000 हमारा क्या ईयर है। मतलब उसमें जब संशोधन हुआ कब? 1978 में, और इसके बाद फिर संशोधन हुआ कब? 2000 में, 2000 में। तो यहां पे जो मैंने आपको दो वैल्यू बताई हैं, तो एक वैल्यू है आई एस 456 1978 के अकॉर्डिंग। ठीक, एक वैल्यू किसके अनुसार है? IS 456 1978 के अकॉर्डिंग। दूसरी वैल्यू है जो ईसी की वैल्यू है 5000 रूट एफ सी के, ये है आई एस 456 2000 के अकॉर्डिंग। ओके, अब आपको क्वेश्चन में बता देगा कि हमें वैल्यू किसके अनुसार रखनी है, और यदि नहीं बताता है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इस 2000 वाले को ही सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ईसी की वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ईसी बराबर 5000 रूट एफ सी के। ओके, चलो इसी को निकाल लो। मैंने आप लोगों से बोल दिया क्या, आपके पास M25 है, M25 ग्रेड की कंक्रीट है, M25 ग्रेड की कंक्रीट है। M25 ग्रेड की कंक्रीट के लिए ईसी की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी? ईसी की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 5000 रूट 25। रूट 25 से क्या बार आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आंसर आएगा फास्ट। जितने लोग क्लास में हैं, 22 स्टूडेंट इस समय क्लास में, सभी लोग आंसर दीजिए।
सभी का आंसर आना चाहिए। यदि आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो कितना जाएगा यहां से रूट 25 से 5 बार निकल आएगा, ठीक। 5 और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻3, 25 इंटू 10⁻3, और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हमारी हो गई इसी की। ओके, आगे देखिए। डिजाइन मिक्स कंक्रीट, डिजाइन मिक्स कंक्रीट का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। डिजाइन मिक्स कंक्रीट, डिजाइन मिक्स कंक्रीट। बताइए चैट बॉक्स में तुरंत इसका आंसर दीजिए कि डिजाइन मिक्स कंक्रीट से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज डिजाइन मिक्स कंक्रीट, आंसर दीजिए फास्ट। डिजाइन मिक्स कंक्रीट से आप क्या समझते हैं, आंसर दीजिए। ओके बाय वेट, लिख लो, इसकी डिफिनीशन लिख लो। दी कंक्रीट the concrete obtained by the concrete obtained by properly properly determining the proportions of the ingredient of the ingredients of concrete to get the concrete of desired strength and properties is called design mix concrete, डिजाइन मिक्स कंक्रीट। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ने इतनी बड़ी डिफिनेशन लिखवा ली, हम लोग इसे याद कैसे करें। देखिएगा इस डिफिनेशन का जो मीन मतलब टोटल निचोड़ है वो क्या है। इसने ये बोला हुआ है, जैसे आप एक एग्जांपल के रूप में लीजिए M20, ठीक। M20 का रेशियो कितना होता है 1, 1.5 एंड 3। ये हम लोग जो रेशियो लेते हैं किसके हिसाब से लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं जो नॉमिनल मिक्स था,
किसके हिसाब से? नॉमिनल मिक्स के हिसाब से। ठीक, नॉमिनल मिक्स में हम लोगों ने जो कंक्रीट ली थी या जितना भी इंग्रेडिएंट लिया हुआ था, इंग्रेडिएंट का मतलब सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट। ठीक, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट हम लोगों ने जितना भी लिया हुआ था कंटेंट, ये सब किसके हिसाब से लिया था? बाई वॉल्यूम लिया था, बाई वॉल्यूम लिया था। ओके, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास क्या एक टोकरी है। ओके, इस टोकरी में मैंने यहाँ पे क्या भरा? पहले एग्रीगेट भरा। एग्रीगेट पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ठीक, वजन ज्यादा आएगा, बट यदि वॉल्यूम के हिसाब से देखो तो वॉल्यूम में डिफरेंस जाएगा। वहीं पे यदि बालू भरोगे, बालू हो सकता है तुम एग्रीगेट इतना भर के ले जाओ, अब इसी में यदि सैंड भर के ले जा रहा है, सैंड को तुमने ऊपर तक भर लिया, ठीक, सैंड के साथ साथ मान लो यदि इसमें सीमेंट लेके जा रहे हो तो सेम टोकरी है, उस टोकरी में तुमने सीमेंट और ऊपर तक भर लिया, ठीक। तो इन सब के वॉल्यूम में क्या, किसी का प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस मींस होता है अनुपात, किसी का अनुपात कम हो जाएगा, किसी का अनुपात ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो डिजाइन मिक्स में क्या है, हम लोग जो भी क्वांटिटी लेते हैं वो क्वांटिटी किसके अनुसार से लेते हैं? क्वांटिटी हम लोग बाय वेट लेते हैं। जब क्वांटिटी बाय वेट लेते हैं तो ये वाला जो प्रोपोर्शंस है, ये अनुपात है, ये ऑटोमेटिक यहां से एक खुद का प्रोपोर्शंस यहां से निकल करके आता है, ठीक। यहाँ पे जब हम लोग बाय वेट लेते हैं, बाय वेट में सिर्फ हमारा एक चीज फिक्स होता है, वो भी क्या? सीमेंट। हम लोग सीमेंट फिक्स करते हैं कि इस ग्रेड का यदि हमें क्या बनाना है, कंक्रीट बनानी है, तो इस ग्रेड के हिसाब से इसमें इतना सीमेंट लें, और उसी सीमेंट के हिसाब से ये प्रोपोर्शंस ऑटोमेटिक वहां पे निकल करके आता है। वही मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दी कंक्रीट ऑब्टेन्ड बाय प्रॉपरली डिटरमाइनिंग द ingredient कंक्रीट टू गेट दी कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। मतलब हमें जिस प्रॉपर स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए, ठीक, उसकी मतलब उस स्ट्रेंथ के लिए हमें उस स्ट्रेंथ के लिए जो प्रोपोर्शंस चाहिए, वो प्रोपोर्शंस डिटरमाइन करना हमारा क्या कहलाता है? डिजाइन मिक्स कंक्रीट कहलाता है। वही लाइन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग दी प्रोपोर्शंस ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट, ठीक, किसके लिए? टू गेट दी कंक्रीट डिजायर्ड स्ट्रेंथ। मतलब हमें जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उस स्ट्रक्चर से या उस कंक्रीट से, हमें जितनी सामर्थ्य चाहिए उस सामर्थ्य के लिए, ठीक, उस सामर्थ्य के लिए हम लोगों ने उसमें कितने किलोग्राम सीमेंट मिलाया, कितने किलोग्राम सैंड मिलाया, कितने किलोग्राम एग्रीगेट मिलाया, ये कितना एडमिक्सचर मिलाया, उसका प्रॉपर एक प्रॉपर तरीके से, ठीक, प्रॉपर तरीके से उसका अनुपात ज्ञात करना, वो क्या कहलाता है? डिजाइन मिक्स कंक्रीट कहलाता है, ठीक। हमें इसके लिए किस किस डाटा की आवश्यकता होती है, तो डाटा यहां पे लिख लो, ठीक, कि डिजाइन मिक्स कंक्रीट के लिए हमें किस किस डेटा की यहां पे रिक्वायरमेंट होगी। लिखो यहां पे, डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ अ डिजाइन ऑफ अ कंक्रीट मिक्स। हमें किस किस डेटा की आवश्यकता होगी? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आप लोगों को बताऊंगा ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ सीमेंट, नेक्स्ट है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, नेक्स्ट है
टाइप ऑफ एग्रीगेट, नेक्स्ट है साइज ऑफ एग्रीगेट, नेक्स्ट है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग सीमेंट कैसे डिसाइड करते हैं, तो सभी लोग जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके IS 456 परचेज कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडमिक्सचर, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, ठीक। ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें डिजाइन मिक्स कंक्रीट बनाने के लिए हमें इतने इतने डेटा की यहाँ पे आवश्यकता होगी। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, साइज ऑफ एग्रीगेट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, टाइप ऑफ एडमिक्सचर, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। यहाँ पे एक वर्ड हमारा आया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा वर्ड यहाँ पे आया हुआ है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। तो जरा इनके बारे में समझ लीजिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, ठीक। और इसकी वैल्यू जो हमारा IS कोड है IS 456-2000, ठीक। जिनके पास IS कोड हो, IS कोड में ओपन करके देख लेना कि टेबल नंबर 8 दे रखी है, ठीक। वहां पे टेबल नंबर 8 IS 456-2000, ठीक। पूरा इसके बारे में डिटेल से तुम्हें मिल जाएगा कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। टेबल नंबर 8 IS 456-2000, ठीक। इनकी कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे तुम्हें लिखा दे रहा हूं, वो वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले लिखो M10 M15। इन दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी, ठीक, यानी सिग्मा की वैल्यू, इधर सिग्मा लिख लो, इधर सिग्मा लिख लो, ओके। ये वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे 3.5 न्यूटन पर mm², 3.5 न्यूटन पर mm²। वहीं पे M20 एंड M25, इन दोनों के लिए जो सिग्मा की वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे वो करेंगे 4 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट M30 से M50 तक, M30 से M50 तक जो सिग्मा की वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे वो करेंगे 5 न्यूटन पर mm²। कितना करेंगे, 5 न्यूटन पर mm², ओके। तो ये आप लोग सभी लोग, मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल सिविल टेक बाय विनीत सर पे शेयर किया हुआ है, वहां से आप लोग इसे
देख सकते हैं। IS कोड 456/2000 की जो सॉफ्ट कॉपी है वहां पड़ी हुई है, ठीक, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। ओके। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और हमारा आता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला होता है, सिर्फ ओनली आप लोगों को फॉर्मूला याद करना है, FM बराबर FCK प्लस 1.65 सिग्मा। और सिग्मा क्या है, सिग्मा का मीन्स अभी आप लोगों को बता चुका हूं। सिग्मा हमारा क्या था, सिग्मा है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, सिग्मा क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डिविएशन। इस टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बारे में इसकी भी डिफिनीशन आप लोगों को मिल जाएगी IS 456/2000 में। तो सभी लोग जितनी जल्द से जल्द पॉसिबल हो सके IS 456/2000 परचेज कर लीजिए।